नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 7th के सिलेबस में शामिल लेसन नंबर 3 और हमारे पाठ का नाम है हिमालय की बेटियां। इस वीडियो में आप बहुविकल्पीय प्रश्न, साथ ही नए पाठ्यक्रम के अनुसार संक्षिप्त प्रश्न उत्तर जो हैं वो भी इस वीडियो में दिए गए हैं। इस पाठ का एक वीडियो आप पहले ही देख चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें हम सबसे पहले प्रश्न देखते हैं, वो है हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन हैं। आप कमेंट करके भी उत्तर लिख सकते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? नागार्जुन। अगला हमारा प्रश्न है, लेखक को दूर से देखने पर नदियाँ कैसी लगी? बड़ी गंभीर व शांत, बहुत ही विशाल या छोटी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बड़ी गंभीर व शांत लगी। अगला हमारा प्रश्न 3, लेखक के मन में नदियों के प्रति कैसे भाव थे? इज्जत के भाव, आदर व श्रद्धा के भाव, पवित्रता के भाव? तो पाठ में जो सटीक उत्तर है वो क्या होगा? आदर और श्रद्धा के भाव। अगला हमारा प्रश्न है, नदियों में डुबकियां लगाने पर लेखक को वे किसकी गोद के समान प्रतीत होती हैं? माँ, दादी, मौसी और मामी, या बस दादी और मौसी, या मामी या दादी? तो सही उत्तर होगा फर्स्ट, माँ, दादी, मौसी और मामी। अगला हमारा प्रश्न है, नदियों का पिता किसे कहा गया है? हिमालय को, समुद्र को, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर क्या होगा? हिमालय को। अगला हमारा प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? बहन, लोकमाता, प्रेयसी? तो सही उत्तर क्या होगा? लोकमाता। अगला हमारा प्रश्न है, लेखक कौन सी नदी के किनारे बैठकर गाना गुनगुनाने लगे? गंगा, यमुना, सतलज? तो सही उत्तर क्या होगा? सतलज। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न 8, लेखक के अनुसार कालिदास को नदियों का कौन सा रूप पसंद था? बेटियां, प्रेयसी, बहन? तो सही उत्तर क्या होगा? प्रेयसी। अगला हमारा प्रश्न है, कालिदास के विरही यक्ष ने बादल को किस नदी पर वर्षा करने के लिए कहा? बेतवा, गंगा, यमुना? सही उत्तर क्या होगा? बेतवा। अगला हमारा प्रश्न है, संभ्रांत महिला में विशेषण शब्द है? संभ्रांत, महिला, या दोनों? तो सही उत्तर क्या होगा? संभ्रांत, ये है विशेषण शब्द। तो ये थे हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम बात करेंगे संक्षिप्त प्रश्न। जो छोटे उत्तर वाले प्रश्न हैं वो अब हम देखेंगे। अब की बार जो नया सिलेबस दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको संक्षिप्त और बहुविकल्पीय और उसके साथ पाठ्यपुस्तक के जो आपके प्रश्न होते हैं विस्तृत आंसर, वो भी आपकी परीक्षा में आएंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है, लेखक को दूर से देखने पर नदियाँ कैसी लगी? उत्तर है इसका, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी और साथ ही संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी। अगला हमारा प्रश्न है, लेखक के मन में नदियों के प्रति कैसे भाव थे? पाठ में हमें बताया, लेखक के मन में नदियों के प्रति आदर और श्रद्धा के भाव थे। अगला प्रश्न, नदियों में डुबकियां लगाने पर लेखक को वे किसकी गोद के समान प्रतीत होती हैं? लेखक को माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद की तरह प्रतीत हुई। अगला प्रश्न, लेखक ने हिमालय के ऊपर चढ़कर नदियों का कैसा रूप देखा? तो बताया इसमें कि लेखक को नदियाँ दुबली पतली लगी। अगला प्रश्न है, लेखक ने नदियों की किन क्रियाओं का वर्णन किया है? तो उनका उछलना, कूदना, खिलखिलाकर हंसते जाना, इनका वर्णन लेखक ने किया है।
अगला हमारा प्रश्न है, नदियों की बाल लीला देखकर लेखक के मन में कैसे भाव उभरे? कौतूहल और विस्मय के भाव पैदा हुए। अगला प्रश्न है, बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर कौन खेलती हैं? तो सही उत्तर है नदियां खेलती हैं। लेखक ने समुद्र को किसका दामाद बताया है? तो हिमालय का दामाद बताया है। अगला प्रश्न है, लेखक ने नदियों को क्या क्या माना है? तो इसमें बताया कि लेखक नदियों को बेटी, बहन और प्रेयसी मानते हैं। अगला हमारे प्रश्न हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? तो ये हमारा उत्तर होगा, लेखक नदियों को बेटी के रूप में देखते हैं, बहन के रूप में देखते हैं और कालिदास के यक्ष का उदाहरण देते हुए उन्होंने प्रेयसी के रूप में भी देखा है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई हैं? तो सबसे पहले तो इनको महानदी माना है लेखक ने, पाठ में बताया गया है, और ये भी बताया है कि इन नदियों के से ही में और अन्य नदियों का संगम भी होता है। तो सबसे पहला उत्तर होगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों ही महानदी हैं। इन दोनों महानदियों में सारी नदियों का संगम होता है। ये भौगोलिक व प्राकृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये दोनों ही पौराणिक नदियों के रूप में भी विशेष, पूजनीय व महत्वपूर्ण हैं। अगला हमारा प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, लोक माता का अर्थ होता है कि संसार की माँ। तो क्यों कहा है नदियों को? तो इसका उत्तर कैसे होगा? नदियाँ हमें पीने के लिए सबसे पहले तो पानी देती हैं, तभी हम जीवित हैं। दूसरा, हमारा भरण पोषण करती हैं, सिंचाई होती है नदियों से। तो ये इसका उत्तर होगा, जिसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो उत्तर मैंने इस प्रकार लिखा है, नदियों को लोकमाता कहने के पीछे कालक्का कालेलकर का नदियों के प्रति सम्मान है, रिस्पेक्ट करते हैं वो, क्योंकि ये नदियाँ हमारा आरंभिक काल से ही माँ की भांति भरण पोषण करती आई हैं। ये हमें पीने के लिए पानी देती हैं, तो दूसरी तरफ इसके द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है। अर्थात ये नदियाँ सदियों से हमारे जीवन का साधन रही हैं। हिंदू धर्म में तो ये नदियाँ पौराणिक आधार पर भी विशेष पूजनीय हैं, इसीलिए ये हमारे लिए माता के समान हैं, जो सभी का कल्याण करती हैं। आगे प्रश्न नंबर 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है, बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों की सुंदरता का वर्णन किया है, पेड़ पौधों से भरी घाटियों का वर्णन किया है, और वहाँ का जो जंगल है उसमें देवदार, चीड़, सरो, चिनाव, सफ़ेदा, ये जो पेड़ हैं उसके बारे में भी बताया है, और हिमालय से निकलने वाली नदियों का वर्णन किया है। आगे है भाषा की बात। तो इसमें हम जानेंगे, सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ है कि निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव जीवित हो उठती हैं। लेखक ने ऐसे कई उदाहरण पाठ में दिए हैं, 2 उदाहरण हमें एग्जाम्पल के रूप में दिए हैं, और ऐसे ही हमें भी पाठ से उदाहरण ढूंढने हैं। तो उसमें से पहला उदाहरण होगा, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत हुई, नदियों को कहा है, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो यहाँ पर बेटियाँ नदियों के लिए, बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियाँ बनकर ये कैसे खेल करती हैं, हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। तो ये पंक्तियाँ जिसमें निर्जीव वस्तुओं को सजीव दिखाया गया है। तो अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ पर विशेषण देखना है आपको कि कौन सा है, विशेषण और विशेष्य का मिलान करना है। तो यहाँ पर दिया गया है, इसका सही उत्तर होगा वो इस प्रकार है, संभ्रांत महिला, चंचल नदियाँ, समतल आंगन,
घना जंगल, मूसलाधार वर्षा। तो ये है विशेषण और विशेष्य। विशेषण जो विशेषता बताता है और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। और ये हमने सही मिलान किया। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।